भारत का एक मैप आना चाहिए कि भारत असल में दिखता कैसे है और भारत के अंदर कौन कौन से उसके क्षेत्र हैं, इसकी भी पहचान हमें होनी चाहिए। और क्षेत्रों में कौन होते हैं भारत के, मैं राजनीतिक मानचित्र या भारत के राजनीतिक चित्र और या रूपरेखा की बात करूं तो उसमें क्या क्या होता है। भारत का क्षेत्र होता है, भारतीय क्षेत्र, उसके अलावा भारतीय राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक। और अगर हम समुद्री क्षेत्र की बात कर लें तो द्वीपीय क्षेत्र वगैरह भी इसमें होते हैं, लेकिन वो सभी किस में आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। किसमें आते हैं वो, केंद्र शासित प्रदेशों में। और जैसे ही मैं इसकी बात करता हूँ तो तुरंत आप सबको भी भारत का मैप बनाने आना चाहिए। आना चाहिए का मतलब यही होता है कि छिटपुट रूप से ही सही, लेकिन आपको मैप का ध्यान होना चाहिए कि मैप बनता कैसे है, ठीक है। तो इस वक्त हम लोग भारत का मैप ऐसे फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या फॉर्म किया है, भारत का एक रफली डायग्राम फॉर्म किया है। अब जब आप इसे समझेंगे तो यहाँ पे अलग अलग राज्य और क्षेत्र आपको दिखेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैंने भारत ही बनाया है, लग रहा है ना, चलिए बस इतना लगना चाहिए। उसके बाद तो मैंने कहा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये चीज फॉर्म करना, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसके आगे आपको बात किया तो मैंने आपको इसके पहले भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की बात बता दी थी। और जैसे ही मैं इन सब की बात करता हूं तो हमारे पड़ोसी देशों की बात आ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट वाइज आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से क्षेत्र वर्तमान में भारत में हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में भारत में कुल जो राज्य हैं, इन राज्यों का संख्या कितनी है, इन राज्यों की संख्या 28 है। उसके अलावा कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये भी कितने हैं, 8 ही है, या शायद 9 है, उनको हम लोग काउंट कर लेंगे अभी इसको। तो इस हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश ऐसे ही काउंट करा देते हैं। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू और कश्मीर, सबसे ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो गया, चौथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, पांचवा केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली हो गया, ठीक है। ये कैसा था, पांचवा था। उसके बाद छठा कौन सा है, पांडिचेरी हो गया, सातवां कौन सा है, लक्षद्वीप, और आठवां कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने जो आपको बताया कुल कितने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। और इसी हिसाब से कुल राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, वो भी 28 है। और कुल केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों की संख्या कुल मिला के कितनी है, उनकी संख्या है 36। उनकी संख्या कितनी है, 36।
अब आगे चल के ये सब कम ज्यादा हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। अब कम ज्यादा हो सकने का मतलब अभी वर्तमान में तुरंत कम ज्यादा नहीं होंगे, वर्तमान में तो इतने ही हैं। अब जब आगे चल के संशोधन होगा या संसद द्वारा उसे पारित किया जाएगा, कोई और राज्य अपना डिमांड करेगा नहीं भाई हमें एक अलग राज्य चाहिए, तो इसके बाद अगर हम लोग या हमारी जो संसद है और जो जो राज्य चाहता है उनके विधानमंडल और तमाम लोग अगर अपना सहमति देंगे, उसके बाद ये प्रोसेस में आएगा या आ सकेगा वो चाहे जिस राज्य के लिए। अब जैसे हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश में भारत के सबसे पश्चिम में मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने ये आपको डायरेक्शन दिखाया हुआ है कि दिशाएं यहाँ पे कैसी हैं, ठीक है। इन दिशाओं के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के सबसे पश्चिम से शुरू करते हैं, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा देश है, पाकिस्तान है। तो भारत के पश्चिम में ये वाला जो क्षेत्र है इसको मैं एक नाम देता हूँ, इसे मैं बोलूंगा पाकिस्तान। क्या बोलूंगा? पाकिस्तान, ठीक है। और यहीं पे छोटी सी जगह ऐसे लगती है, फिलहाल ये पाकिस्तान के ही हिस्से में आ रहा है। हिस्से में आने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बात यह है कि यहाँ पे छोटी सी जगह है, ये वाला बेल्ट, इतनी दूर भारत का हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का ये हिस्सा वर्तमान में किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में है। और वर्तमान में ये हिस्सा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में आता है, या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंडर में आता है और उसी का एक भाग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला पार्ट अलग हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे, ये क्षेत्र है अफगानिस्तान। ये क्षेत्र क्या है? अफगानिस्तान। और इसे हम कहेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा राज्य, कौन सा देश सटा हुआ है? अफगानिस्तान सटा हुआ है। कौन सा देश सटा हुआ है? और उसके बाद भारत के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरफ उत्तर से लेकर के यहाँ से लेकर के ये वाले क्षेत्र में कौन कौन है, तो इसको मैं सीधे कहूंगा भारत के उत्तरी क्षेत्र में। क्या कहूंगा? भारत के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ से लेकर पूरा ऐसे ऐसे करके बड़ा सा एक देश है जिसे हम क्या कहते हैं? चीन कहते हैं। बड़ा सा एक देश है जिसे हम क्या कहते हैं? चीन कहते हैं। मतलब ये जो बेल्ट है ये पूरा क्या है? ये क्या है? चीन देश है, ठीक है, चाइना। तो हम लोग इस देश को देख लेते हैं, ये क्या है? भारत से सटा हुआ क्षेत्र है। और मैंने ये जो बेल्ट बनाया है ये हकीकत में यहाँ से यहाँ तक का आधा क्षेत्र तो तिब्बत ही है, यहाँ से यहाँ तक का आधा क्षेत्र ऐसे तिब्बत में, कुछ क्षेत्र एक्चुअल अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हकीकत के चीन से लगता है। 1949 के बाद 1949 और 50 में पूरी तरह से तिब्बत पर चीन ने क्या कर लिया? सैन्य कार्रवाई के जरिए कब्जा कर लिया। और जवाहरलाल नेहरू उस समय के भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सहमति दी कि हाँ चीन पर या तिब्बत पर, या तिब्बत जो है वो चीन का एक हिस्सा है, इस पर सहमति देने का मतलब ही था कि हमने उन्हें इस बात के लिए मान लिया कि हाँ तिब्बत चीन का हिस्सा है। जैसे कि आज है कि आज बहुत सारे लोग या हम खुद भी अपने मन में विचारधारा लेके चलते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि तिब्बत ही वो क्षेत्र है जहाँ पे कैलाश मानसरोवर या कैलाश वगैरह पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, जो कि और तिब्बत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो उसकी संस्कृति है, वो भारत से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तिब्बत का जो संस्कृति है वो भारत से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और इसी वजह से हम ऐतिहासिक रूप से मानते हैं कि तिब्बत हमारा सहमित्र राज्य था या राष्ट्र था। सहमित्र मतलब तिब्बत में अपना राजाओं का शासन होता था, वहाँ पे बौद्ध मठाधीश होते थे, या बौद्धों का जो लामा करके होते हैं दलाई लामा, ठीक है, ये उनके गुरु होते थे और इन्हीं से सत्ता वहाँ पे चलती थी। और ये सब शांति प्रिय थे, इसीलिए शायद इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया। तो इसी के जस्ट बाद हम तुरंत अब यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक देश है,
नेपाल। अब ये हकीकत में उत्तर में है और नेपाल भी किस क्षेत्र में माना जाता है? भारत के उत्तर में माना जाता है। इसे क्या कहेंगे? नेपाल। इसे क्या कहेंगे? ये जो क्षेत्र है ये, इसे हम नेपाल कहेंगे। और भारत के ही उत्तर में ये कौन सा क्षेत्र है? भूटान। कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है, ये नेपाल है और ये क्या है? भूटान है। और यहीं पर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो ऐसे है, ये क्षेत्र है बांग्लादेश। कौन सा क्षेत्र है? बांग्लादेश, जो 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1971 से पहले कौन से नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में माना जाता है? भारत की पूर्वी सीमा किन देशों से लग रही है? भारत की पूर्वी सीमा पे दो देश हैं, एक है बांग्लादेश और दूसरा कौन सा है यहाँ पे? और ये पूर्वी क्षेत्र में भी एक है यहाँ पे, ये एक क्षेत्र है जिसे हम क्या कहेंगे? म्यांमार। क्या कहेंगे? म्यांमार। जिसे हम क्या कहेंगे? म्यांमार। और जैसे ही मैंने इस बात को कहा तो आप इसे अब काउंट कर लीजिए। आपको कितने यहाँ पे क्षेत्र दिख रहे हैं? आपको यहाँ दिख रहे हैं पाकिस्तान। अब आपको इस बात को याद रखना होगा, भारत देश के पूर्वी क्षेत्र में कौन से पड़ोसी देश की सीमाएं स्थलीय रूप से लगती हैं? तो ये आपका नाम आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसे? पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर दिशा में कौन से देश हैं जो भारतीय क्षेत्र से सीमा बनाते हैं, या भारत के पड़ोसी देश हैं जो उत्तरी क्षेत्र में हैं? तो आपका जवाब आएगा चीन, नेपाल और भूटान। क्योंकि भले ही आपको ये पूरब की तरफ दिख रहा होगा, लेकिन इस खंड के ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर में ही तो है ये। तो उत्तर दिशा की जब भी बात होगी तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ हम किसकी बात करेंगे? भारत के पूर्वी क्षेत्र में या भारत को पूर्व दिशा से जो सीमा बनाते हैं जो देश, उन पड़ोसी देशों के नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश और म्यांमार। आपका जवाब क्या होगा? बांग्लादेश और म्यांमार। अब मैं आपको एक बेसिक जानकारी बता दूं जो आपके पेपर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन के रूप में कभी कभी आ जाता है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि आप जब भी भारत का मैप देखते होंगे तो आपको सिर्फ भारत का मैप दिख जाता है और बाकी जो इर्द गिर्द के देश हैं वो सब व्हाइट कलर में दिखते हैं आपको, है ना? सिर्फ भारत का मैप ही आपको मैप में रंगा चोंगा दिखता है, एकदम बढ़िया कलर, ठीक है, और आप उसे ध्यान में रख लेते हैं। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और आपको ये अगर लग रहा है तो ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है। और यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ नीचे क्या है? सबसे हिंद महासागर है। और इसी के पश्चिम की तरफ क्या है? अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर है। और पाकिस्तान ऐसा नहीं कि यहीं गुजरात से सटा हुआ, यहाँ तक ऐसे पाकिस्तान, ठीक है। तो अरब सागर है। ये आपको 3 जल से घिरे हुए क्षेत्र दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भारतीय की पूर्ण रूप से यहाँ जल से घिरा हुआ है। ये वाला बेल्ट आपको दिख रहा है, मैंने जो यहाँ पे डैश लगा दिया हुआ है, ये हकीकत में किसकी स्थलीय सीमा है। जब भी आप मैप में देखते होंगे बांग्लादेश को, किसी भी भारतीय राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप, तो आपका ध्यान इस नीचे वाले कोने वाले पोर्शन पे नहीं जाता हो। आपका ध्यान इसलिए इसमें नहीं जाता है क्योंकि आप जब भी इसे देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जब मैं आपको
क्या आपको दिख रहा है? ये बराबर से दिख रहा है। ये रहा बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश के इर्द गिर्द यहाँ देखिए रहा त्रिपुरा, और इसके बाद ये रहा मिजोरम। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी ऐसे जा करके ये देखिए टर्न हो गया है, जो मैंने ऐसे बना दिया है। ये है बंगाल की खाड़ी, और ये जो डैश लाइनें हैं ये लाइनें हैं। और आपके दिमाग में क्या चलता होगा कि ये बंगाल की खाड़ी ऐसे मिजोरम से सटा हुआ है। आप ऐसे हो सकता है सोच लें कि ये मिजोरम से सटा हुआ है। और इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यांमार से इनमें से कौन सा देश नहीं लगा हुआ है। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से देश म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अब मैं म्यांमार को ध्यान में रख के आपसे एग्जामिनर क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, आपके घर को प्रभावित करने के लिए आपके पड़ोसी ही सबसे ज्यादा क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। आपके घर को प्रभावित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? आपके पड़ोसी होते हैं। तो भाई अगर कोई तीसरा पर्सन आपको ध्यान में रख के आपके घर वालों से पर्सनली कोई तीसरा व्यक्ति आपके पड़ोसी के घर के बारे में पूछ लेगा तो क्या गलत कर दिया उसने? क्या उसने कोई गुनाह कर दिया? और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है कि आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो उसके पास ये लॉजिक रहेगा कि कोई भी पड़ोसी अपने बगल वाले को हर हाल में प्रभावित करता है, हर तरह से प्रभावित करता है। ये कुछ ऐसा है कि मैं इसे रख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ही है कि जब आपसे ये कहा जाए कि आपके पड़ोसी के घर पे क्या आ गया, फ्रिज आ गया, एक कार आ गई, एक बाइक आ गया, और कुछ दिन पहले जैसे आप जी रहे थे गरीबी में, वो भी गरीबी में जी रहा था। अचानक से महीने में कुछ ऐसा हो गया कि वहाँ ये सब सुविधाएं आ गई, तो आपके अंदर से कचोटन होने लगेगा। कचोटन का मतलब क्या? जलन होने लगेगी, और आप अंदर से क्या होंगे, वो आके आपको बताएगा, अरे बहनी घरा चलिए आवत नहीं के देख ले कार और खरीदे। वो आपको बताएगा या बताएगी, और आप क्या करेंगे? हाँ हाँ बहनी जल्दी ना उठे, और अंदर बोलेंगे गजब नाच टूटी हमका बोलावत क्या। यही तो बोलेंगे। ऐसा होता है, आप मानिए या ना मानिए। हाँ बिल्कुल, है ना। तो वो ऐसे ही कहेंगे, और उनके मन में एक भाव आएगा, नेगेटिव नकारात्मक भाव आएगा, और वो आपको ऊपर से स्माइल करते हुए वो नकारात्मक भाव दिखाएंगे, और आप अंदर ही अंदर खुश होंगे, गजब जल रही है। आप भी खुश होंगे कि गजब जल रही, क्योंकि आपका भी मेन ध्येय वैसा ही कुछ है। ठीक है, और अंत में वो आकर के जब कार देखेंगी, फ्रिज देखेंगी, और तमाम सुविधाएं देखेंगी मॉडर्न, तो आने के बाद जो घर के जो मुखिया हैं, जो घर के मुखिया मतलब उनके जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, जो घर को चला रहे हैं, उनके सर पे जो लोटा होगा, बेलन वोलन होगा, रोटी बनते रहेगा, और दनादन गोलियों की बौछार शब्दों के रूप में होती रहेगी, है ना। शब्द रूपी गोलियों की बौछार क्या होती रहेगी? उनके ऊपर होती रहेगी। कार आ गई उनके घर में फ्रिज आ गया, आप क्या करते हैं? कुछ खबर उबर रहती है तो इतने कहेंगे कि अगर इतनी लायक तुम होती तो तुम भी खबर रखती, मुझे बताती कि उनके घर में क्या चल रहा है। तो इसीलिए देशों के साथ भी ये घटनाएं होती हैं। एक देश जैसे चीन हमारा पड़ोसी है, वो हमको खिसिवाता है, हाँ वो दिखाता है कि हम तो बहुत आगे हैं, हम एक दिन अब सुपर पावर बन जाएंगे। तो भारत वाले क्या करते हैं? देख देख के खूब जल रहे हैं, और अब सोचते हैं कि वाह चीन गजब आगे बढ़ गया। हम उसकी तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन अंदर उसको कोसते भी हैं, यार ये आगे क्यों बढ़ गया। ठीक, और जब वो आगे बढ़ गया तो अभी तक तो समानता है, लेकिन अब चीन क्या करेगा? अब चीन अपने जो इर्द गिर्द के जो छोटे जो अन्य गरीब पड़ोसी हैं, जैसे भारत मेरे इर्द गिर्द 7 देश हैं, तो चीन भी तो इन सबसे लगा हुआ है लगभग। और अगर इसकी प्रतिद्वंदता मुझसे है तो ये क्या करेगा? चीन की प्रतिद्वंदता भारत से है तो ये क्या करेगा? ये आक्रमण ना करके ये क्या कहेगा एक काम करता हूँ, अब तो मैं धनी हो ही गया हूँ, ये खूब इनके घर पे मिठाई भेजेगा, कभी इनके घर में कुछ
हाँ विपद पड़ रहा है तो दौड़ करके इनके पास जाए, अरे लाओ मैं दिखा देता हूँ आपका सामान, वो गिर, अरे लाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके घर में बाढ़ आ गया तो अरे मैं आपके घर को बचाऊंगा। ये सब करने कौन जा रहा है? भारत जा रहा है, भारत। और चीन क्या कर रहा है? अब चीन तो भाई एकदम चमक दमक में है, उसके पास पैसा है, मॉडर्निटी है, तो वो क्या करेगा, अपनी उस ताकत का उपयोग इनके घर में जब बाढ़ से हम उन्हें बचा लेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट उनके पास करेगा। और कितना भी अच्छा पड़ोसी हो, पैसा देखकर दुनिया की हकीकत है वो किसी और की भलाई जो होती है वो भूल जाते हैं। पैसा देख करके, धनी व्यक्ति को देख करके आप अपने हितैषियों को क्या कर जाते हैं, किनारे कर देते हैं और भूल जाते हैं। और हमें भी इस बात का दुख होता है कि यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कुछ करने और मजबूर हम इस बात से कि हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम उसके साथ साथ इनको पैसा भी दें। और कुछ दिन बाद वो पड़ोसी और समझदार हो जाएगा, कौन? ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अन्य जो पड़ोसी हैं, श्रीलंका के सूची, ये सब इतने समझदार हो जाएंगे कि 2 बिल्लियों की झगड़े में चूहा लाभ उठा रहा, वैसा कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि एक बटर रखा हुआ है चीज और वहां 2 बिल्लियां उसको पाना चाहती हैं, उसके लिए अब चूहों को दोस्ती है। मैं किसी देश को चूहा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरा ये इंटेंशन नहीं है, मैं आपसे ये बता रहा हूँ जो छोटे देश हैं। अब छोटे देश का मतलब यहाँ ये भी मैं नहीं कहना चाहता कि वो छोटे का मतलब द्वैम दर्जे के हैं। छोटे देश का मतलब यह है जिनका आकार प्रकार छोटा है, जो मानव संसाधन से कम है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ स्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, जिनके यहाँ खनिज संसाधनों की कमी है या हर चीजें उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे और वो चाहेंगे कि मेरी कोई ना कोई मदद करे। तो छोटे शब्द कहने का मेरा यही अभिप्राय, ठीक। तो जैसे ही हुआ तो ये लोग अपना प्रभाव देखने लगे। और अगर हम अपने मैप को जान रहे हैं तो तुरंत हमें पता चलेगा बंगाल की खाड़ी से हमारा ये, अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। जैसे ही मैंने बांग्लादेश कहा तो मैंने देखा कि बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम से तो लगी रही है, लेकिन यहाँ मिजोरम के नीचे भी एक जगह जा रही है जो बांग्लादेश वाली है। इसी पर एक जगह है, इसे हम लोग कहते हैं चिटगांव। क्या कहते हैं? और आजकल चिटगांव कहते हैं, और यही हम लोग अपनी भाषा में चटगांव बंदरगाह भी कह देते हैं, ठीक है, जो वर्तमान में रणनीतिक रूप से चीन के अधीन है। अधीन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश को लोक लुभावन वाली चीजें दे करके उसने क्या कर लिया है, इस चिटगांव नामक बंदरगाह पर क्या कर लिया है, उस पर डेवलपमेंट कर रहा है, कह रहा है कि मैं इसे डेवलप करूंगा, इसको आधुनिक बनाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर मेरे संसाधन होंगे, मेरी टेक्नोलॉजी होगी, और इस बहाने वो क्या कर रहा है, अपने सैन्य अड्डे भी बनाएगा और वो यहाँ से आके यहाँ क्या हो रहा है उस पर क्या करेगा, नजर रखेगा, क्योंकि वो हर हाल में यह नहीं चाहता कि ये इसके जैसा हो पाए। समझ पा रहे हैं? मैंने कहा भारतीय सभ्यता अलग है, ये कितना भी आगे बढ़ जाए हमें इनसे गुरेज नहीं रहता, लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि आगे बढ़ने के बाद हमको ही दबा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम पूरा सोचते हैं। फिलहाल ये मानव प्रवृत्ति है, और जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो भी एक इंसान या मानव ही होता है। कहीं ना कहीं कितने भी लोग सलाह दें, लेकिन अगर वो प्रमुख है तो एक आध सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वो अपने स्तर पे जरूर सोचेगा, भले ही उसके पास तमाम सलाहकार ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में कितने लोग ने इसे गलत कर दिया था कि इनमें से कौन सा देश बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अब आपके दिमाग में तो म्यांमार था ही नहीं, आपने तो हमेशा ये पढ़ा है कि भारत के पूर्व में म्यांमार है और बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी है, आपने ये पढ़ा था, है ना, या आपने मैप में ऐसे ही देखा रहा होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको ऑप्शन भी ऐसे देगा, एक भारत, ए क्या बोलेगा, भारत, बी बोलेगा बांग्लादेश, सी बोलेगा दोनों, और डी बोलेगा इनमें से कोई नहीं। अब जिन्हें नहीं पता है तो तत्काल बोलेंगे भारत, तत्काल क्या बोलेंगे,
भारत, म्यांमार की सीमा किस देश के साथ लग रही है? भारत। अब आप ये भूल गए कि बांग्लादेश से भी म्यांमार की सीमा लग रही है। म्यांमार के साथ भी बांग्लादेश की सीमा लग रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए एंड बी बोथ, मतलब ऑप्शन सी को हम अपनी तरफ से करेक्ट मार्क करेंगे। अब आपको ये पता चल गया कि ये भारत के क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ इनकी क्या क्या सीमाएं हैं वो भी बनाएंगे, है ना? इनकी कैसी सीमा है इन पड़ोसी देशों के साथ। अभी मैं एक छोटा सा चार्ट बनाने वाला हूँ। उस चार्ट में मैं सबका नाम लिखूंगा, हर एक देश का, और कौन सा देश की सीमा किस क्रम में भारत से लग रही है इसे भी मैं क्या करूंगा? दिखाऊंगा। और आपको क्या करना होगा? सबसे ज्यादा कौन से देश की सीमा भारत से लग रही है और सबसे कम कौन से देश की सीमा भारत से लग रही है, ठीक है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से, उत्तर पूरब, ये सब शब्द आप याद रखेंगे जिससे कि क्वेश्चन में आप पकड़ सकें। और जो समुद्री सीमा बनाने वाले देश हैं, जैसे कि मैंने यहाँ श्रीलंका को बना दिया है, ठीक है? मैंने यहाँ श्रीलंका को बनाया है। इसके साथ साथ आप यहाँ जाएंगे तो इंडोनेशिया भी है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद जो अगला क्षेत्र पड़ेगा इंडोनेशिया ही होता है, ठीक है? और उसके ऊपर भी म्यांमार वाला पोर्शन है। हम इंडोनेशिया को बोलेंगे, यहाँ मालदीव को बोलेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप के नीचे क्या है? माले नामक जगह है ना? और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो मालदीव की शुरुआत हो जाती है, और मालदीव की ही वो भाषा है क्या? मालदीवेही। मालदीवेही मालदीव की भाषा है जो माले वाले रीजन में बोली जाती है। लेकिन उत्तरी लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। ये कहाँ की भाषा है? ये केरल की भाषा है, ठीक है? तो आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है, यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा है, ठीक है? यहाँ इंडोनेशिया है, ये श्रीलंका है। तो अभी मैं जब समुद्री और स्थलीय टोटल रूप से भारत की राजनीतिक सीमा को बताऊंगा और ये चीजें बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया, ठीक है? इसके पहले आप कुछ और करें तो आप एक फटाक से मैप बना करके एक पेज में आप बस ऐसे जैसे मैंने बनाया इस चीज को आप क्या कर लेंगे? इंगित कर लेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया है? चलिए इसके आगे आप ये लिखिए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ इनकी सीमा लग रही है। तो हमने कहा कि हम यहाँ एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। और इस और जब मैंने कहा मैं चार्ट बनाने चल रहा हूँ तो आपका ध्यान यही होना चाहिए कि मैंने एक ऐसे चार्ट डेवलप किया। और इस चार्ट में मैंने यहाँ लिखा भारत से सटे पड़ोसी देश, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इन पड़ोसी देशों की क्या कितनी सीमा ये बनाते हैं, किसके साथ? भारत के साथ। कितनी सीमा ये बनाएंगे भारत के साथ, हमने ये भी लिखा। चलिए इनमें से आप सबसे पहला जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे बांग्लादेश। क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। इनकी जो डाटा है वो आप क्या कीजिएगा? स्पष्ट रूप से लिखिएगा, जिससे कि कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? बांग्लादेश, और उसकी सीमा लिखिए। बांग्लादेश, और उसकी सीमा लिखिए। यहाँ लिखिए, आप बताइएगा अगर ना दिखे तो। बांग्लादेश मैं क्रम से लिख रहा हूँ। मैं क्रम से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है उसको मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, और इसकी जो
स्थलीय सीमा जो भारत के साथ लगी हुई है वो 4096 किलोमीटर। फिलहाल ये पॉइंट में भी है, आप अप्रोक्स में याद रख सकते हैं 4096 किलोमीटर। पॉइंट में याद रखना चाहें तो आगे 7 लगा लें और यहाँ क्या लिखें, किलोमीटर लिखें। ठीक है, उसके बाद लिखिए अगला बांग्लादेश के बाद चीन है। चीन के बाद क्या है, पाकिस्तान है। चीन के बाद क्या है, चीन की सीमा लिख लीजिए। चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान की सीमा भी कुछ वैसी है 3323 किलोमीटर। तीन 3323 किलोमीटर हो गया। अगला लिखिए नेपाल। फिर लिखिए म्यांमार और फिर लिखिए भूटान और उसके बाद क्या लिखेंगे, अफगानिस्तान। नेपाल की सीमा लिखिए, ये है 1751 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा लिखिए 1643 किलोमीटर। अप्रोक्स में याद रखना है, ठीक है, और एटलीस्ट आपको ये डाटा याद रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आपको ज्यादातर ये वाली सीमा और अफगानिस्तान की एक सीमा है 106 किलोमीटर की, ये सबसे छोटी सीमा है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा याद रखिएगा। और अक्सर चीन और पाकिस्तान से प्रतियोगिता चलती है तो बस आप पड़ोसी देशों को याद रखिए, ज्यादातर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, पड़ोसी देश। और अगर सीमा भी पूछना चाहता है तो वो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद भूटान की आप लिख लीजिए। भूटान का है 699 किलोमीटर। भूटान का क्या है, 699 किलोमीटर। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और जब आप ये कहते हैं, और जब आप क्या कहते हैं कि भारत का जो पूरा स्थलीय क्षेत्र है, जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो भारत की सीमा लगती है, तो वो सीमा हकीकत में 15,616.7 किलोमीटर की कितनी है, 15,106 है, 15,106.7 किलोमीटर की क्या लगती है, सीमा लगती है। ठीक है, ये क्या है, कुल पड़ोसी स्थलीय देशों से सीमा। क्या टेबल आपको दिख रहा है, ठीक। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, स्थलीय आपको पता चल चुका है, ठीक है, सीमाएं लगभग आपको पता चल चुकी हैं। इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि इन सब की राजधानियां क्या हैं। ठीक है, इन सब की क्या है, आपको राजधानियां भी याद रखनी होंगी। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है।
चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। आप नेपाल की राजधानी काठमांडू कह सकते हैं। म्यांमार की राजधानी निदा कह सकते हैं या नाई पेंटिंग कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। ठीक। भूटान की राजधानी आप थिम्पू कह सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी आप काबुल कह सकते हैं। ठीक है, क्या? काबुल। काबुल, ठीक। काबुल ही अफगानिस्तान की राजधानी है। और अब हम लोग अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर आ जाते हैं और इनकी राजधानियों को इंगित कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्षेत्र आपको दिखने लगे। ये एक जगह है, ये है लद्दाख। मैं सभी, मेरी बात समझिए, मैं जब भारतीय राज्यों को जब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबको सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर से या कैपिटल लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश के, उस अल्फाबेट से मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लद्दाख लिखा, केंद्र शासित प्रदेश ही है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर लिखा, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब मैं अगले केंद्र शासित प्रदेश को पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे मैं कहूंगा दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली, जिसे मैं डी से दिखाऊंगा। जिसे मैं किससे दिखाऊंगा? डी से। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली। मैं इसे दादरा DA एंड नगर एंड दमन दीव, दादरा नगर एंड दमन दीव इस हिसाब से दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसी के ऊपर एक और है, यहाँ पे पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की ये क्या है? चंडीगढ़ है। इसे मैं CHD से दिखाऊंगा, CHD से दिखाऊंगा। यहाँ कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर का मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं एक यहाँ छोटा सा ऐसे बना देता हूँ। और मैं यही टेबल के रूप में ऐसे दिखा देता हूँ आपको कि ये जो मैंने ऐसे लाइनिंग किया है 4 जगहों पर, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसे मैं कहूँगा पुदुचेरी। क्या कहूँगा? पुदुचेरी। ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जो कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में फैला है। कितने क्षेत्र हैं उसके? 3 राज्यों के 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। यनम, माहे, करिकाल और पुदुचेरी तो खुद है ही, ठीक। तो आप ये चारों अलग अलग क्षेत्रों को ये एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया ये क्या है? लक्षद्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ये हो गया आपके सारे केंद्र शासित प्रदेश। अब मैं इसी में बाउंड्री बनाते चल रहा हूँ। ये क्या है? ये है पंजाब, P फॉर पंजाब। ये क्या है? ये है हिमाचल प्रदेश, HI। क्या है? या मैं HP लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्या है? ये है हरियाणा, HR। ये क्या है? हरियाणा। हरियाणा की सीमा आपने पाकिस्तान से जोड़ी थी। राजस्थान वाला
ठीक है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक, ये क्या है? हरियाणा, ये है उत्तराखंड यूके, और यहीं से मैं ऐसे ये क्या है? उत्तर प्रदेश, और इसे मैं कहूंगा राजस्थान, या ऐसे मैं दिखा दूं राजस्थान में क्या है ये। और ये क्या है? गुजरात, और ये क्या है? ये है एमपी। मैं सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये क्या है? ये है छत्तीसगढ़, CG, क्या है ये? छत्तीसगढ़। ये क्या है? ये है झारखंड। ये क्या है? और ये है बिहार, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा। ठीक है, ये क्या है? उड़ीसा। और ये क्या है? ये है पश्चिम बंगाल। क्या है ये? पश्चिम बंगाल, ये है। और ये क्या है? सिक्किम। और ये है वेस्ट बंगाल। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब आप यहीं पे देखेंगे तो ये है महाराष्ट्र, इसे NH कहते हैं। यहीं पे आप ऐसे सर्कल में देख लीजिए ऐसे तिरछा, तो ये क्या है? तेलंगाना, TG, क्या है ये? तेलंगाना। और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे क्या है? कर्नाटक, KR, क्या है ये? कर्नाटक। ये क्या है? ये है आंध्र प्रदेश, AP। ठीक है, और यही वो रीजन है। मैं ऐसे कर दूं कि इसको मैं थोड़ा तिरछा कर दिया ऐसे, ठीक है, या मैं यहाँ कर्नाटक को बढ़ा करके ऐसे। ठीक, और ये वाला जो रीजन है ये ये है तमिलनाडु, TN, और ये क्या है? केरला, K फॉर केरला। ठीक है, इतने राज्य हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम? पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आ जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मैं आपको मैप बनाकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है, कि कैसे हम क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब मैंने सिक्किम को दिखा दिया है यहाँ पे। ये जो अंगूठा है भारत का, इसे मैंने क्या किया है? दिखा दिया है सिक्किम को। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद यहीं पे क्या है? असम है। क्या है ये? असम। और यहीं से ऐसे आपको ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या है? इतना जो दिख रहा है पश्चिम बंगाल, ये रहा, और ये रहा असम। असम यहाँ से शुरू हो गया और ऐसे जा रहा है। ये जो दिख रहा है आपको इसमें ऐसे लाइनिंग, ये देखिए, ये वाला जो ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है ऐसे,
ये पूरा इसे मैं ARP कहूँगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या कहूँगा? अभी असम में सबसे लास्ट बनाऊंगा। ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कहूँगा NG। क्या कहूँगा? नागालैंड। क्या कहूँगा? नागालैंड, ये वाले पार्ट। और यहीं पे ऐसे ही एक पार्ट है जिसे मैं क्या कहूँगा? मणिपुर, यमियन। क्या कहूँगा? यमियन, या ऐसे मैं कह दूँ मणिपुर। क्या हो गया? ये रहा, ये हो गया मणिपुर। ठीक है? यस सर। यमन। इसी के बाद ये रहा मिजोरम। ये वाला जो है इसे मैं क्या कहूँगा? मिजोरम। और यहाँ पे क्या है? त्रिपुरा। क्या है ये वाला जो है इसे मैं त्रिपुरा कहूँगा। क्या कहूँगा? त्रिपुरा। और यहीं ऐसे ऐसे कट करके ये जो पार्ट दिख रहा है इसे मैं मेघालय कहूँगा। मेघालय, MEGH, मेघालय। क्या कहूँगा मैं इसे? मेघालय। और ये जो ऐसे ऐसे त्रिकोणीय बाउंड्री बन रही है ऐसे, ये वाली, ये देखिए ऐसे उठ करके ऐसे अंदर से ये बाउंड्री बन रही है ऐसे। इसके ऐसे ऐसे लग रहा है मैंने यहाँ कुछ पकड़ रखा है ऐसे करके। ये देखिए ये वाला से। इसी सेवन सिस्टर में भी एक और ऐसी इसी के जैसा स्टेट दिख रहा है। इसी को मैं कहूँगा असम। क्या कहूँगा? असम। और इस तरह से हमारे सारे भारतीय राज्यों को हमने जान लिया। समझ पाए आप लोग? अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार। अब इसके बाद 7 राजधानियां ये आपको तैयार करनी होंगी। अगले दिन मैं राजधानियों को क्या करूंगा? रिवाइज करूंगा। ठीक है? अगले दिन मैं राजधानियों को क्या करूंगा? रिवाइज करूंगा।